नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। राजधानी लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। फिलहाल मनीष सिसोदिया सीबीआई की हिरासत में हैं और शनिवार को उनकी हिरासत खत्म हो रही है। इस दौरान सीबीआई सिसोदिया को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को 8 घंटे तक लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। आपको बता दें कि 26 फरवरी को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। आपको बता दें कि फिलहाल मनीष सिसोदिया सीबीआई की हिरासत में हैं और शनिवार को उनकी ये हिरासत खत्म हो रही है। इस दौरान सीबीआई सिसोदिया को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर की है और उनको अभी 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया से सीबीआई पहले पूछताछ कर रही थी और पूछताछ लगभग कैसे 26 फरवरी को उनको नोटिस दिया गया था, जिसके अंदर वो पेश भी हुए थे और लगभग 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। यहाँ तक कि ये भी बताया गया था शराब घोटाले के अंदर मुख्य जो तौर पर कार्य किया गया था वो मनीष सिसोदिया के द्वारा किया गया था और दूसरा शराब घोटाले जो आबकारी नीति थी उसको बनाने के लिए भी मनीष सिसोदिया का रोल जो था वो अहम था। तीसरा, यहाँ पर जिस तरीके से सबूतों को नष्ट करने के तौर पर कहा जाता है, डॉक्यूमेंट्स जो थे या फिर हार्ड कहते हैं जो सॉफ्टवेयर थे वो कहीं ना कहीं डिलीट किए गए थे, डाटा डिलीट किया गया था। इस तरीके के आरोप जो थे वो सीबीआई की तरफ से मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाए गए थे, जिसकी वजह से शाम को 26 फरवरी को ही गिरफ्तार किया गया था और रोज एवेन्यू कोर्ट के अंदर उनको पेश किया गया था, जिसके अंदर 5 दिन का जो रिमांड था वो उनको मिला था। मगर अब 5 दिन की जो मियाद थी वो खत्म होती नजर आ रही है और राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर आज फिर से सीबीआई जो है मनीष सिसोदिया को पेश करेगी। मगर मनीष सिसोदिया की तरफ से जमानत याचिका जो है वो कहीं ना कहीं राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर दी गई है, मगर पहले ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था, जिसके अंदर सीबीआई की कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल कहा गया था कि आप निचली अदालत में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, निचली अदालत में जाइए, ना कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो इसको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अब याचिका जमानत याचिका जो है वो मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाई गई है। अब देखना होगा कि इसके अंदर सीबीआई जो है वो किस तरीके से करती है, क्योंकि सीबीआई आज मनीष सिसोदिया को दोबारा से पेश करेगी और हो सकता है रिमांड जो है वो और ज्यादा दिनों के लिए मांगा जा सकता है। मगर अब जमानत याचिका भी मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाई गई है, तो देखना होगा क्या मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है या कह सकते हैं सीबीआई जो है वो और कस्टडी मांगने के तौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेश होगी। जी, वहीं अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया ने अपने डिप्टी सीएम के पद से भी इस्तीफा दे दिया था, जिसको मंजूरी भी मिल गई थी। तो उनके पास 18 विभाग थे लगभग, जिनको अब और मंत्रियों में बांट दिया गया है। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, यहाँ पर बात करें मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया की तरफ से बिल्कुल इस्तीफा दिया गया था, सत्येंद्र जैन की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया था। मनीष सिसोदिया की बात करें तो उनके पास 18 ऐसे विभाग थे जिसके अंदर वो तहत काम करते थे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब कह सकते हैं राजकुमार आनंद की बात करें या फिर कैलाश गहलोत की बात करें, उनके नाम भी आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं उपराज्यपाल को भेज दिए गए हैं, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं जो मनीष सिसोदिया के जो विभाग थे उनके पास अब वो कैलाश गहलोत को देने की बात की जा रही है।
शिक्षा विभाग जो था मनीष सिसोदिया के पास अहम माना जाता था, वो आनंद राजकुमार आनंद को देने की बात की जा रही है। मगर देखना होगा कि 18 विभाग जो लगातार बांटने की बात की जा रही है, इसके अंदर लगातार कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत की या फिर राजकुमार आनंद की बात करें और सौरभ भारद्वाज और आतिशी के नाम भी इसमें शामिल है, तो लगातार कहीं ना कहीं इन चारों को ही अब ये जो 18 विभाग थे मनीष सिसोदिया के पास, इनके द्वारा कहीं ना कहीं बांटे जाएंगे। मगर अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करने वाली है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के जो कार्य हैं या फिर मनीष सिसोदिया के द्वारा कार्य किए गए उनको लेकर भी अब जनता तक जानकारी दी जाएगी, और यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार के द्वारा कैसे सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको लेकर भी आम आदमी पार्टी जो है वो जनता के बीच में पहुंचती हुई नजर आएगी। मगर देखना होगा कि इस डोर टू डोर से कितना फायदा होता नजर आएगा आम आदमी पार्टी को। जी वहीं अगर बात करें तो इस मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को घेरती नजर आ रही है। उन्होंने सारे आरोप केंद्र सरकार पर भी लगाए हैं इसको लेकर। देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की या फिर कहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की या फिर तमाम जो नेता हैं या फिर विधायक हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि ऐसा शराब घोटाला जो बताया जा रहा है जिसके अंदर सीबीआई ने कहीं ना मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, ऐसा घोटाला हुआ ही नहीं है। यानी आम आदमी पार्टी के तरफ से सीधे सीधे सिरे से खारिज किया जा रहा है कि शराब घोटाला कोई भी नहीं है, सिर्फ झूठा केस लगाया गया है। अगर झूठा केस लगाया गया है तो राउज कोर्ट के अंदर जिस तरीके से 5 दिन की कस्टडी दी गई थी सीबीआई को, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो मनीष सिसोदिया की तरफ से 3 वकील खड़े किए गए थे, जिनके द्वारा उनकी कहा गया था कि ऐसा कोई भी केस नहीं है। मगर फिर भी कोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि 5 दिनों को जो रिमांड है वो कहीं ना कहीं सीबीआई को दिया जाए। मगर अब 5 दिनों की जो समय सीमा थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और आज सीबीआई जो है फिर दोबारा से कहीं ना कहीं राउज कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया को पेश करेगी, और दिनों के लिए भी कहीं ना कहीं रिमांड जो है वो मांगा जा सकता है। मगर अब देखना होगा क्या जमानत के लिए जो याचिका मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाई गई है, क्या उनको जमानत मिलेगी या फिर कोर्ट की तरफ से फिर दोबारा से कस्टडी दी जाएगी सीबीआई को। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, झूठे केसों के तहत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर भाजपा अगर झूठे केस होते तो कहीं ना कहीं की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया जाता। जी वहीं अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम घर घर जाकर अभियान चलाएंगे और लोगों को इस बात की जानकारी भी देंगे कि मनीष सिसोदिया इस मामले में कहीं से फंसने वाले नहीं थे, लेकिन केंद्र सरकार ने किस तरीके से ये सब किया है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया की जबरदस्ती गिरफ्तारी की गई है। तो ये अभियान किस तरीके से चलाया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर अभियान की, तो यानी कि इस अभियान के तहत मनीष सिसोदिया के द्वारा जितने भी कार्य किए गए, चाहे वो दिल्ली सरकार के अंदर कहीं ना कहीं पानी की सुविधाओं की बात करें, बिजली की सुविधाओं की बात करें या फिर शिक्षा विभाग की बात करें, क्योंकि लगातार शिक्षा विभाग के लिए मनीष सिसोदिया का अहम रोल माना जा रहा था, और लगातार बच्चों की जो पढ़ाई थी वो कहीं ना कहीं ऊंचले स्तर पर लेके आए थे, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर लगातार कहीं ना कहीं पढ़ाई का जो स्तर था वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा था। मगर उसको उठाने के लिए लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल प्रयास किए गए थे, और यहाँ तक कि शिक्षा के विभाग के अंदर कहीं ना कहीं बड़े बदलाव भी किए गए थे, जिसकी वजह से जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ना पसंद करते थे या फिर उनके परिजन जो थे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना पसंद करते थे, वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों के अंदर कहीं ना कहीं उनका रुझान होता हुआ नजर आया। वो प्राइवेट स्कूलों से कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे आते हुए नजर आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने की बात की जा रही है, जनता को यह समझाने की बात की जा रही है कि केंद्र सरकार जो है वो जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है, झूठे केसों के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, और जिस शराब घोटाले की कहीं ना कहीं सीबीआई के द्वारा कहीं ना कहीं जांच की जा रही है वो शराब घोटाला हुआ ही नहीं है अक्सर। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा जो डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा उसके तहत जनता को कितनी जानकारी मिल पाएगी और जनता कितना आम आदमी पार्टी से संतुष्ट होगी, ये तो समय ही बता पाएगा। जी राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रंगों के त्योहार पर बसों का उपहार देंगे। 76 नई राजधानी सेवा और 39 साधारण बस सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही ऑनलाइन रिजर्वेशन और यात्री फीडबैक एप्लीकेशन ऐप यूपी राही की लॉन्च के साथ ही यूपी एसआरटीसी के 50वें स्वर्णिम वर्ष पर डाक टिकट जारी करेंगे। आज सुबह लगभग 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और फीडबैक एप्लीकेशन और विशेष विरूपण का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह और मुख्य सचिव संजय कुमार, प्रबंध निदेशक परिवहन निगम मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के त्योहार पर लोगों को बसों का उपहार देने वाले हैं। आपको बता दें कि 76 नई राजधानी सेवा और 39 साधारण बस सेवा की बसों को आज सीएम योगी 9:30 बजे हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही ऑनलाइन रिजर्वेशन और यात्री फीडबैक एप्लीकेशन ऐप यूपी राही की लॉन्च के साथ ही यूपी एसआरटीसी के 50वें स्वर्णिम वर्ष पर डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज होली का त्योहार आने वाला है जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ बसों का उपहार देने वाले हैं, इसको लेकर क्या अहम जानकारी है? उत्तर प्रदेश की जनता को त्योहार से पहले कहीं न कहीं तोहफा देने का काम करेंगे और वहाँ बात की जाए तो राजधानी लखनऊ एक्सप्रेस सहित 14 नई बसों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। साथ ही साथ 75 राजधानी एक्सप्रेस और 39 साधारण बसों को सीएम योगी आदित्यनाथ आज जो हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। और कहा जा सकता है कुल मिला के दोनों 114 बसें हो जाएंगी और कहा जा सकता है कि राजधानी एक्सप्रेस बसें प्रदेश के 75 जनपदों से चलेगी और साथ ही साथ लखनऊ के रास्ते उसका आना जाना रहेगा। साथ ही साथ सभी जो बसों की बात की जाए तो जो नई बसें होंगी उसमें 06 मॉडल की ये बसें होंगी। प्रदूषण बहुत कम होगा इन बसों में, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता था कि जो डीजल बसें थी उसमें कहीं ना कहीं भारी प्रदूषण होता था, उसका भी ध्यान में रखा गया है, प्रदूषण का भी ध्यान रखा गया है। और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि 50 वर्ष पूरे होने के बाद अवसर पर आज बसों का बेड़ा शामिल किया जाएगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में और इस कार्यक्रम में डाक खबर भी जारी किया जाएगा। साथ ही साथ राजधानी एक्सप्रेस वे में कम से कम खूबियों की बात की जाए तो एक्सप्रेस वे कम स्टॉपेज से ही चलेंगी, नॉन स्टॉप कहा जा सकता है, बहुत ही कम स्टॉपेज होंगी जो कहीं ना कहीं चलने का काम करेंगी। साथ ही साथ यात्री का फीडबैक यूपी ऐप राही का परिवहन निगम में शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राही के नाम से ऐप होगा, एप्लीकेशन होगा जिससे जनता अपनी फीडबैक दे सकेगी, किस तरह की गुणवत्ता है, क्या क्या व्यवस्थाएं है और अगर किसी प्रकार की कोई कमी मिलती है तो उससे भी शिकायत की जा सकती है, अपना सुझाव दिया जा सकता है। साथ ही साथ बसों में पैनिक बटन लगा होगा जो सुरक्षा की सफर की गारंटी देगा, क्योंकि अक्सर उत्तर प्रदेश में ये कहा जा सकता है कि ये शिकायतें आती थी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है और कहीं ना कहीं बसों में पैनिक बटन, अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है पैनिक बटन महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी के तौर पर कहा जा सकता है कि उनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। और कहा जा सकता है कि बसों की लोकेशन के लिए बस किस लोकेशन में है, कहाँ पर है, उसके लिए बीटीएस डिवाइस भी लगाया गया है। पूरी तरह से परिवहन निगम के कंट्रोल रूम में इसका कहीं ना कहीं ट्रैकिंग की जाएगी। सीट बुकिंग के लिए ऑनलाइन जो सुविधाएं है वो भी कहीं ना कहीं शुरू की जाएगी। साथ ही साथ किराए का भुगतान अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड, चाहे सफर के दौरान आपको नाश्ता करना होगा या खाना खाना होगा तो उसके लिए मोबाइल से एक नंबर जारी किया जाएगा, उसके लिए भी सुविधा दी जाएगी। जहां भी आपको जिस स्टॉप पे आपको चाहिए नाश्ता अक्सर ट्रेनों में देखने को मिलता है, यूपीएसआरटीसी के माध्यम से कहीं ना कहीं जो मिलता था वो भी कहीं ना कहीं सुविधा बसों में दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लगातार कहीं ना कहीं सुविधा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि मुखिया है उत्तर प्रदेश के और कहीं ना कहीं मुखिया के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को होली तोहफा देने जा रहे हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह होंगे, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे, एमडी परिवहन होंगे, साथ ही साथ प्रमुख सचिव परिवहन समेत तमाम अधिकारी
परिवहन विभाग से संबंधित है वो सभी कहीं न कहीं मौजूद रहे। वहीं अगर बात करें तो सीएम योगी ने त्योहारों को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए थे कि होली का त्योहार आने वाला है, तो किस तरीके से हमें त्योहार मनाना चाहिए और किसी भी तरीके की परेशानी का सामना लोगों को ना करना पड़े। तो अधिकारियों को क्या-क्या निर्देश दिए गए हैं इसके लिए? कानून व्यवस्था की बैठक हुई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग हो चाहे परिवहन विभाग हो सबको निर्देश प्राप्त किया और साफ तौर से कहा था कि बसों की आवागमन उनके बेड़ों में कहीं न कहीं जो आने जाने की क्षमता है वो बढ़ानी जाएगी। त्योहार में सभी अपने घर जाना चाहते हैं, जो दूसरे जनपद में रहते हैं वो अपने घर जाना है, अपने परिवार से मिलने जाते हैं, तो इस सभी चीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, बसें मिलने में परेशानी ना हो, तो इन सब के लिए निर्देश दिया गया था कि पूरी इस बात का ध्यान रखा जाए, यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उत्तर प्रदेश की जनता को असुविधा ना हो और इन सब चीजों का ख्याल रखा, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, चाहे वो यात्रियों को सुविधा की बात की जाए। इन सब नजरिए से कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं और बड़ी बैठक की थी हाल में कुछ दिन पहले, तो जाहिर सी बात है इन सबको ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया था और आज उत्तर प्रदेश की जनता को त्योहार से पहले लगभग 114 बसों का तोहफा देने जा रहे हैं। वही अगर बात करें तो इससे पहले रक्षाबंधन का त्योहार है, तब वो महिलाओं को फ्री बस सेवा देते हैं और अब होली के त्योहार पे इस तरीके के बसों का उपहार देना, तो कहीं ना कहीं जो यूपी की सरकार है वो लगातार प्रदेशवासियों के लिए काम करती नजर आ रही है। संकल्प पत्र में वादा किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि कहीं न कहीं चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो बसों को बढ़ाने का, क्योंकि अक्सर शिकायतें मिलती थी कि उत्तर प्रदेश की परिवहन बसों में खटारा बसें की शिकायत आती थी, टूटी बसें चलती थी। उसके बाद कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद लगातार इस पर ध्यान दिया, नई बसों को बेड़े में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा कुंभ भी होने जा रहा है और कुंभ को देखते हुए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो जाहिर सी बात है नई बसें हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बसों में ख्याल रखा गया है, लोकेशन से लेकर महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, उनके नाश्ते खाने की यात्रियों की सुविधा होती वो आरक्षण की सुविधा की सीट रिजर्व हो जाए, किसी प्रकार की ढूंढने में परेशानी ना हो, उसका भी कहीं न कहीं ध्यान रखा गया है ताकि लोग अपने एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक आसानी से जा सकें। जी जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर है ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर 11 दिसंबर 2022 को काबिज हुई सुक्खू सरकार ने अब जाकर अपनी पहली चुनावी गारंटी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाली को 1 अप्रैल 2023 से लागू करने का फैसला लिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस फैसले से सरकार पर सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हिमाचल के 1.36 लाख कर्मचारियों का 1 अप्रैल से नेशनल पेंशन सिस्टम फंड कटना बंद हो जाएगा। इन कर्मचारियों को कैबिनेट ने जीपीएफ के तहत लाने का फैसला लिया है। एनपीएस में रहने के इच्छुक कर्मियों को लिखित में विकल्प देने की पेशकश की गई है। भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे वो पुरानी पेंशन व्यवस्था में आएंगे। कैबिनेट ने वित्त विभाग को इस संबंध में नियमों में बदलाव करने और आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रुपए एनपीएस राशि लौटाने का भी प्रस्ताव पारित किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ हैं। टीना, हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर जब सुक्खू की सरकार बनी थी, सत्ता में आई थी, तो उन्होंने सबसे पहली जो गारंटी जिस पे काम करने का ऐलान किया था वो था ओपीएस, जिसको लेकर कल की कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, कांग्रेस जब सत्ता में आई थी उससे पहले से ओपीएस बहाल करके देने का वादा कांग्रेस का था और पहली कैबिनेट में से बहाल करने का वादा था। पहली कैबिनेट में इसको लेके अधिसूचना जारी कर दी गई थी, ऑफिस ऑर्डर जारी किए गए थे और उसके बाद जो कल की जो चौथी कैबिनेट थी उसमें स्पेशल विशेष तौर पे ये जो ओपीएस है
इसको लेके जो एसओपी बननी थी, जो अलग अलग जो चीजें उसमें सम्मिलित की जानी थी, उनको लेके जो विशेष चर्चा कल की कल की कैबिनेट की उसमें हुई है। और उसमें कल जो ओपीएस को लेके जो एसओपी बननी थी वो बना दी गई है। और उसमें अब जो अप्रैल से जो ये ओपीएस का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। 15 मई 2003 के बाद के जो रिटायर्ड कर्मी हैं उनको जो है ओपीएस मिलना जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसमें जो है जो भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे वह भी पुरानी पेंशन की व्यवस्था में आएंगे। जी, वहीं अगर बात करें तो नियमों में भी संशोधन होंगे, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, तो क्या संशोधन देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ओपीएस को लेके नियमों में संशोधन होना है, क्योंकि अभी तक जो एनपीएस की व्यवस्था थी, अब वो जो सारी व्यवस्था वो ओपीएस में जाएगी। अभी तक जो कर्मचारियों से अंशदान कटता था वो 1 अप्रैल 2023 से बंद हो जाएगा। अभी तक जो एनपीएस के लिए अंशदान था वो कर्मचारियों के खाते से कटता था। अब जो ये व्यवस्था है वो जीपीएफ का खाता खुलेगा कर्मचारियों का, और वो जो ओपीएस की जो व्यवस्था है वो जीपीएफ खाते के थ्रू इन कर्मचारियों को मिलेगी। और कर्मचारियों को ये जो स्वैच्छिक तौर पे लिखित तौर पे भी देना होगा कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या ओपीएस में आना चाहते हैं। तो ये कर्मचारियों के ऊपर पूरी की पूरी तरह छोड़ दिया गया है कि अगर वो आना चाहते हैं, एनपीएस छोड़ना चाहते हैं, तो वो ओपीएस की व्यवस्था में आ सकते हैं, नहीं तो एनपीएस में अगर वो रहना चाहते हैं तो वहीं पे रह सकते हैं। और जो ये अंशदान है वो 1 अप्रैल से कटना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो एनपीएस की व्यवस्था है उसमें कर्मचारियों के खाते से ये जो पैसा है वो कटता था, और अब जो है जीपीएफ के जो खाते हैं वो खुलने शुरू होंगे कर्मचारियों की। जी, वहीं अगर बात करें तो इस फैसले से सुक्खू सरकार पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो बोझ है, वित्तीय बोझ है, वो भी बढ़ने वाला है। वहीं अगर बात करें तो केंद्र सरकार से भी 8000 करोड़ की जो राशि थी, एनपीएस राशि थी, उसको लौटाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है कल की बैठक में। जी बिल्कुल, ये 8000 करोड़ जो है एनपीएस की राशि के हैं और उसे लौटाने का प्रस्ताव हालांकि कैबिनेट में पास किया गया है, लेकिन केंद्र पहले इसके लिए मना कर चुका है कि ये जो राशि है ये किसी भी राज्य को लौटाई नहीं जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी किस तरह से जो हिमाचल है वो अपना रुख रखता है, अपना जो पक्ष है वो केंद्र के सामने रखता है, क्योंकि केंद्र पहले ये राशि जो है वो लौटाने से साफ इनकार कर चुका है। हालांकि कल की कैबिनेट में ये जो 8000 करोड़ रुपए की जो एनपीएस की राशि है वो लौटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया और वो केंद्र को भेजा जाएगा। और जो मंत्रिमंडल है, वित्त विभाग में जो इस संबंध में नियम और बदलाव है वो भी जो आवश्यक निर्देश है वो जारी करने के निर्देश है कल की कैबिनेट में दिए गए। जी, टीना ठाकुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पंजाब के 30 प्रिंसिपलों का दूसरा बैच शुक्रवार को सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गया। सिंगापुर जा रहे टीचरों को शुभकामनाएं देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सेक्टर 26 पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रिंसिपलों की चयन प्रक्रिया पर भी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने साफ किया कि इस काम में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। मेरिट के आधार पर प्रिंसिपलों को चुना जाता है, किसी तरह की कोई सिफारिश या अन्य रिश्वत नहीं चलती है। शिक्षक कौम के निर्माता होते हैं, अगर इसकी जड़ों की दीमक लग जाएगी तो पेड़ आगे कैसे बढ़ेगा। वहीं सरकार ने ट्रेनिंग पर जाने वाले शिक्षकों के साथ एक समझौता किया है कि उन्हें ट्रेनिंग के बाद सरकार कहीं भी लगा सकती है। सीएम ने कहा कि सारी प्रक्रिया पारदर्शी है। जब प्रिंसिपलों का पहला बैच सिंगापुर ट्रेनिंग से जाकर आया था तो उस समय राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उनकी चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठा दिए थे। उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया के बारे में पूछा था। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि सारा काम मेरिट के आधार पर हुआ है। वो पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों के लिए जवाबदेह हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ,
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਬਰੀਕ ਝਾਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ 30 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਕਰ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। महाराष्ट्र में 12वीं की परीक्षा में गणित का पेपर लीक होने की खबर सामने आई है, जिसका मुद्दा शुक्रवार को विधानसभा में उठाया गया। विपक्ष ने उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जिनका हाथ इस घटना के पीछे है। नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने कथित कदाचार का मुद्दा उठाया और सरकार से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा। दरअसल महाराष्ट्र 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं, जो 20 मार्च तक अलग अलग शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। पहली शिफ्ट सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जा रही है। 3 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में गणित परीक्षा आयोजित की जा रही थी। छात्र अलॉट हुए एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, लेकिन परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले 12वीं का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल मुंबई में गणित का पेपर था जो आधे घंटे पहले ही लीक हो गया, इसको लेकर क्या जानकारी है? वहीं अगर हम बात करें तो लगातार जो विपक्ष है वो इसका मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया है और साथ ही इसको लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र चल रहा है, खासकर बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र के दिन जो है एनसीपी नेता और विरोधी पक्ष नेता अजीत पवार ने यह मुद्दा उठाया कि 12वीं के जो छात्र एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम से करीब आधा घंटा पहले गणित का पेपर लीक हो गया और इस दौरान उन्होंने विधानसभा में पूछा कि सरकार क्या कर रही है। सरकार जब हमारी सरकार थी तो सरकार लगातार दबाव बना रही थी, लेकिन अब सरकार क्या कर रही थी, खासकर शिंदे और फडणवीस की जो सरकार है उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया और बताया कि देखिए लाइव तस्वीरें मीडिया दिखा रही है कि किस तरह से 12वीं का गणित का पेपर ठीक आधे घंटे पहले लीक हुआ है और उन विद्यार्थियों का क्या होगा जो विद्यार्थी तैयारी कर एग्जाम देने गए थे, उसका जवाबदारी कौन लेगा, सरकार क्या यह जिम्मेदारी लेती है। जी वहीं सत्यप्रकाश, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो सरकार होती है वो शिक्षा व्यवस्था पर बहुत काम करने की कोशिश करती है और महाराष्ट्र में इस तरीके की घटना हुई जिसमें पेपर लीक हुआ तो इसके बाद कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में करीब शिंदे और फडणवीस की सरकार को बनी करीब 8 महीने हो गए, लेकिन अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। एक मंत्रियों के पास 8 जो है विभाग रखे हुए हैं, ऐसे में शिक्षा विभाग को भी नहीं बांटा गया है, जिसको लेकर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार महाराष्ट्र सरकार और एकनाथ शिंदे की सरकार इस मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेगी। अगर विस्तार होता तो शायद ये चीजें
संभावनाएं कम होती, लेकिन जिस तरह से 12वीं के गणित का पेपर लीक हुआ है उसमें सवाल खड़ा होता है कि प्रशासनिक अधिकारी जो है अपनी सक्षमता से काम नहीं कर रहा है, उस पर सवाल खड़ा किया है। लेकिन बजट सत्र जब से शुरू हुआ तब से लगातार एनसीपी के नेता और कांग्रेस के नेता और शिवसेना उद्धव गुट के नेता लगातार जो है विधान भवन की सीढ़ियों पर आंदोलन करते हैं, चाहे वो प्याज की महंगाई को लेकर हो या फिर गैस सिलेंडर की महंगाई को लेकर हो या फिर आम जनता से जुड़ी तमाम मांगी हुई चीजों को लेकर हो। तो लगातार इस पर जो है कहीं कहीं विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है और एक बार फिर से विपक्ष ने आवाज उठाया कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की लापरवाही का अंजाम क्या होगा। वहीं अगर बात करें तो अजीत पवार ने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया और कार्रवाई की मांग की है, तो क्या इसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, विपक्ष ने मुद्दा जरूर उठाया। विपक्ष ने यह भी कहा कि अगर मैं विधान भवन में बोलता हूं तो मुझे कहा जाता है कि दादा आप बोलते हैं, लेकिन सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है? सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही के जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार इस पर काम करेगी? लेकिन विपक्ष की तरफ से यानी कि सिंधिया सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन ये माना जा रहा है कि सिंधिया सरकार इस मामले की जांच करने की बात कर रही है। क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है कि जो परीक्षा जो पेपर का लीक हुआ है, क्या वो एग्जाम बच्चों का दोबारा से लिया जा सकता है या बच्चों के लिए क्या कुछ सोचा गया है, कुछ निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से अभी तक? देखिए, पेपर लीक होने के बाद री एग्जाम होता ही है। अब ऐसे में सरकार को यह निर्णय लेना है कि सरकार री एग्जाम कराएगी या फिर बच्चों को उनके जो है तैयारी के अनुसार उन्हें मार्किंग करेगी, लेकिन ये संभावना ज्यादा है कि सरकार जो है री एग्जाम करा सकती है। सत्यप्रकाश सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे पर रहेंगे। सुबह शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय खटीमा के वार्षिकोत्सव समारोह में प्रतिभाग करेंगे और वहीं दोपहर 12 बजे राणा थारू परिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड जनजाति और अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। तो वहीं शाम लगभग 4 बजे होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कुमाऊं दौरा है। साथ ही आपको बता दें कि सुबह वो शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल होंगे। लगभग दोपहर 2 बजे वो उत्तराखंड जनजाति और अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। तो वहीं शाम 4 बजे वो होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अमित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज सीएम धामी का कुमाऊं दौरा है, जहां पर वो कई समारोह में शिरकत करेंगे। इसको लेकर क्या अहम जानकारी है? आपको बता दूं कि आज सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर और यहाँ पर जो चंपावत जिला है वहाँ पर उनका दौरा होना है और करीब आज 11 बजे के आसपास वो खटीमा पहुँचने वाले हैं उधम सिंह नगर में। वहाँ हनुमान मंदिर के पास जो स्कूल है वहाँ पर जाकर के वो एक वार्षिक महोत्सव है उसको वहाँ पर प्रतिभाग करने वाले हैं। उसके बाद करीब 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक वो राणा थारू परिषद द्वारा आयोजित जो जनजाति एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन है उसमें प्रतिभाग करने वाले हैं खटीमा के अंदर। और उसके बाद करीब 4 से 5 बजे वो बनवसा रहने वाले हैं, वहाँ पर उनके होली मिलन कार्यक्रम में वो प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद करीब 5:15 से लेकर 6:30 बजे तक वो होली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हैं टनकपुर चंपावत में। तो पूरी तरीके से आज पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जिले और चंपावत जिले के दौरे पर रहने वाले हैं और तमाम कार्यक्रम में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनके साथ भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया। तो वो आज यहाँ रहने वाले हैं। पूरी तरीके से आज के इन दोनों जिलों में पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और तमाम कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हैं। जी
वहीं अमित चौधरी अगर बात करें तो लगातार देखा गया है कि जो सीएम धामी हैं वो उत्तराखंड में कई जगहों का दौरा करते रहते हैं और लोगों के बीच जाने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि सीएम धामी ने जब से मुख्यमंत्री का पद संभाला है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह की बात की जाए पुष्कर धामी जी, यही खूबी है कि कुमाऊं मंडल की बात करें, गढ़वाल मंडल की बात करें, वो हमेशा भ्रमण में रहते हैं और उन सभी जगह जाते हैं जहाँ लगातार अधिकतर जो इससे पहले के कई जो सीएम नहीं पहुंचे हैं और लगातार लोगों के बीच में उनको यहाँ पर रहना आता है और लगातार लोगों की जन समस्या जो है वो सुनते हैं अन्य कार्यक्रम के जरिए। और उसी प्रकार यहाँ बात की जाए होली क्योंकि आने वाली है, होली से पहले यहाँ कई कार्यक्रम उनके क्षेत्र में यहाँ पर रहने वाले उनका गृह क्षेत्र है खटीमा, उसके बाद चंपावत से वो यहाँ पर विधायक हैं, तो पूरी तरीके से वहाँ के लोगों के साथ मिलना जुलना और उत्तराखंड के सभी जगहों पर जाना उनको कहीं ना कहीं और लोगों से बातचीत करना उनको आता है और जो लोगों का मन है कहीं ना कहीं वो टटोलता है और जो दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं लोगों के जो परेशानी है उसको कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास लगातार सुबह के मुखिया करते हैं और उसी के तहत आज वो उधम सिंह नगर जिले में पहुंचेंगे और वहीं जो चंपावत जिला है वहाँ पहुंच करके लोगों से मुलाकात भी करने वाले हैं और कई कार्यक्रमों में यहाँ पर शिरकत भी करने वाले हैं। जी, वहीं अगर देखें तो सीएम धामी लगातार विकास योजनाओं को लेकर आ रहे हैं जो लोगों के हित के लिए हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? हाँ देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बात अगर उनके दौरे की जाए तो यहाँ पर कई कार्यक्रम उनके यहाँ पर होने हैं, लेकिन उसके साथ साथ अधिकारियों के साथ उनका मिलना यहाँ पर हो सकता है और जो यहाँ पर जो विकास कार्य लगातार जो प्रगति में है कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को भी वो यहाँ पर देखने वाले। उधम सिंह नगर जिले में लगातार जो योजनाएं कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तरफ से लाई जा रही है खटीमा में, और यहाँ की बात करें चंपावत जिले में जो लगातार टूरिस्ट क्षेत्र है और वहाँ कई विकास कार्य होने हैं, तो उन सभी बातों का भी लेखा जोखा इस दौरे के अंदर हो सकता है। पूरी तरीके से अधिकारी जो अमला है वो यहाँ पर रहेगा और उसके साथ साथ अपने इन कार्यक्रम के साथ साथ भी वो जो विकास कार्यों की यहाँ पर समीक्षा कर सकते हैं और लोगों के साथ बातचीत करके क्या दिक्कतें उनको है, क्या परेशानियां हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दूर करना प्रयास लगातार उनकी तरफ से किया जा सकता है। जी, अमित चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज विभाग के अधिकारियों को विभाग में काम करते कच्चे अध्यापकों और मुलाजिमों को रेगुलर करने का काम जल्द मुकम्मल करने के हुक्म दिए। आज यहां स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कच्चे अध्यापकों और मुलाजिमों को पक्का करने के संबंधी बनाई कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से कच्चे अध्यापकों को पक्का करने के लिए नीति के अंतर्गत शिक्षा विभाग में ठेके के आधार पर काम करते दफ्तरी कर्मचारियों और कच्चे अध्यापकों को पॉलिसी अनुसार शिक्षा विभाग में रेगुलर करने के काम में अब तेजी लाकर सारी प्रक्रिया जल्दी मुकम्मल की जाएगी। उन्होंने साथ ही बताया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण लगभग 700 कच्चे अध्यापक आवेदन करने से वंचित रह गए थे, जिनका डेटा जिला शिक्षा अफसरों के द्वारा अब इकट्ठा कर लिया गया है। इन कर्मचारियों को विभाग की तरफ से रेगुलर करने की प्रक्रिया आखिरी चरण पर है और जल्द ही लंबे समय से विभाग में कच्चे कर्मियों के तौर पर काम करते ये कर्मचारी विभाग के रेगुलर मुलाजिम कहलाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो कच्चे कर्मियों हैं इनको रेगुलर करने के लिए कल एक बैठक हुई, उसमें कई फैसले लिए गए, इसको लेकर क्या जानकारी है? अध्यापकों के लिए जो है एक बड़ा तोहफा देने के लिए पंजाब सरकार जा रही है। आपको बता दूं कि 13,000 बच्चे जाते हैं पंजाब सरकार जा रहा है और कहीं ना कहीं होली से पहले इसका तोहफा जो है पंजाब सरकार जो है अपने अध्यापकों को देने जा रही है। वहीं अगर बात करें तो इससे पहले वेलफेयर तिथि एक घोषित की गई थी जिसमें लगभग 700 ऐसे कर्मचारी थे जो आवेदन नहीं कर पाए थे, जिनको लेकर अब दोबारा से ये प्रक्रिया चलाई जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, 700 के करीब जो थे जो कच्चे मुलाजिम थे उन्हें भी जो है पक्का जो है
करने की जो है बात की जा रही है। कल एक बैठक की गई थी जिसमें अहम फैसला लिया गया है कि जल्दी जो है जो कच्चे मुलाजिम है उन्हें जो है पक्का कर दिया जाएगा। वहीं इस मामले में अगर बात करें तो कई तरीके की शिकायत थी जो कर्मचारियों की रही होंगी, अध्यापकों की रही होंगी, इसके निस्तारण के लिए भी कई फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल, ये बैठक में जो है ये काफी इसको इस मामले में भी जो है चर्चा की गई थी और जल्दी जो है इसमें जो है पूरा फैसला जो है अब आ जाएगा। और जो अगर बात की जाए आगे होली का त्योहार है तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर जो है कच्चे मुलाजिमों के लिए है। वहीं अगर बात करें तो लगातार पंजाब सरकार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती नजर आ रही है। वहीं अगर देखें तो अभी प्रिंसिपलों का दूसरा बैच रवाना हुआ है सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब अध्यापकों के लिए भी ये नए निर्णय लिए जा रहे हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की ये सराहनीय पहल है। इसको लेकर क्या लगता है? बिल्कुल, जिस तरह दिल्ली में भी जो है शिक्षा को पहल दी गई और उसके बाद अब पंजाब में भी जो है शिक्षा को जो है पहल दी जा रही है। चाहे अगर मेडिकल सेक्टर की बात की जाए, जो भी वादे जो है पंजाब सरकार ने जो किए थे कहीं ना कहीं जो है उन पे खरा उतर रही है और तकरीबन जो है सारे ही वादे जो है कहीं ना कहीं पूरे करने जा रही है पंजाब सरकार। अमित सेठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। विधानसभा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कल सदन में जब हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, जय सिया राम भजन गा रहे थे, ओंकार का नाद कर रहे थे, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से कहा कि इन्हें रेबीज का इंजेक्शन दीजिए। इसी बात को संसदीय कार्य मंत्री भी कह रहे थे कि जानवरों जैसी आवाज कर रहे थे। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने जो सदन में हमारे लिए कहा है, अगर उनके लिए भी उसकी आवश्यकता है तो हम उनके साथी हैं, पर इस प्रकार की बातें कहना पूरे सदन का अपमान है, यहाँ की परंपराओं का अपमान है। मुख्यमंत्री सहित दूसरे मंत्रियों पर विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता जयदास मानिकपुरी हमारे साथ हैं। लगातार देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। वहीं आपको बता दें कि ये जो सदन में भजन गाए जा रहे थे उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और कई मंत्रियों ने ये कह के बताया कि ये जानवरों की आवाज आ रही है, जिसका मुद्दा उठाया गया है और इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसको लेकर क्या अहम जानकारी है? आज ही बता दूं कि विधानसभा में जो है अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान जो निलंबित विपक्षी दल के भाजपा विधायकों ने जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम ओंकार का उद्घोष और 5 चालीसा का पाठ किया। इस दौरान ने कहा कि धर्म की राजनीति करते हैं, ये हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ पा रहे, राम का भजन नहीं गा पा रहे, ये केवल वोट ले सकते हैं लेकिन धर्म का पालन नहीं कर सकते। इनको 15 वर्ष तक कौशल मिला, पुरी में माता कौशल्या का मंदिर 10 किलोमीटर दूर है, वहां तक नहीं बनवा पाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर कहा कि ये वहां झांकने तक नहीं गए, ये क्या राम की बात करेंगे, क्या कौशल्या माता की बात करेंगे। सत्ता लोलुपता इतनी है कि कुर्सी छोड़ नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट के दिन जानबूझ कर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वही चर्चा करना है तो अनुपूरक पर चर्चा कर देते हैं। और बता दें जो हनुमान चालीसा की बात हो रही है वहाँ पे, तो कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ जो है देश का इकलौता राज्य है जहाँ जो बाकी जैसे कि जुआ सट्टा इत्यादि की बात पर जो है उन्होंने कहा कि जुआ सट्टा के लिए सख्त कानून बनाया गया। वही हमने महादेव के खिलाफ कार्रवाई की। भाजपा के लोगों ने हल्ला मचाया कि इसमें अंग्रेजी माफी चाहूंगा कांग्रेसी नेताओं के नाम है, ये लोग दिल्ली दौड़े और वही ईडी की जांच कराने को कहा। इसमें मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं का नाम है,
लेकिन ईडी को साफ सूंघे। तो इस तरीके की जो तमाम बातें हैं वो वही बता दूं कि निलंबन के बाद जो है विपक्ष के ओमकार उद्देश पर सत्ता पक्ष ने कहा था कि ये जानवरों की आवाज है। तो इसका जो राजनीति का जो आरोप प्रत्यारोप चालू हो गए, इसी पे निलंबन के बाद जो है नाराज बृजमोहन अग्रवाल सहित भाजपा विधायकों ने सदन के भीतर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कर दिया। और इस पर जो है संसदीय कार्य मंत्री रवीश चौबे ने कहा कि हंगामा करने की भी संसदीय परंपराओं में अलग अलग मान्यता है। जिस तरह जानवर आवाज निकालते उस तरह विपक्ष ने आवाज निकाली। केवल नाराबाजी करके सदन नहीं चला सकते, हम सदन चलाना चाहते हैं, सार्थक बहस चाहते हैं, हम विपक्ष का रचनात्मक सुझाव भी चाहते हैं। और मगर विपक्ष का जो व्यवहार है वो गैर संसदीय है। तो इस तरीके के जो तमाम सत्ता पक्ष के जो संसदीय कार्य मंत्री है और अन्य जो मंत्रीगण है उन्होंने कहा है। जी जयदास मानिकपुरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक कुख्यात ड्रग पेडलर के घर से भारी मात्रा में हेरोइन, नकदी और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि ड्रग पेडलर रफी घाना उर्फ रफी लाला एलओसी के करीब रहता है और कुख्यात ड्रग तस्कर होने के कारण उसे पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि आज कुछ इनपुट पर इंस्पेक्टर सुनील के नेतृत्व में पुंछ पुलिस की एक टीम और एनसीए और सीआरपीएफ के साथ रफी के घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 7 किलो हेरोइन, करीब 2 करोड़ रुपए नगद और एक पिस्टल के साथ एक मैगजीन, 10 राउंड एसएलआर बरामद किया गया। पुंछ पुलिस और सुरक्षा बल एक बड़े नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने में सफल रहे हैं। मजिस्ट्रेट और प्रमुख नागरिकों की मौजूदगी में तलाशी अभी भी जारी है। पंजाब स्थित नशीले पदार्थों के तस्करों के साथ इस मॉड्यूल की साठगांठ की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल एक कुख्यात ड्रग पेडलर के घर से भारी मात्रा में हेरोइन, नकदी और हथियार बरामद किया गया है। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है और बताया है कि कुख्यात ड्रग तस्कर होने के कारण उसे पीएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट और प्रमुख नागरिकों की मौजूदगी में अभी भी तलाशी जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुंछ जिले में एक कुख्यात ड्रग पेडलर के घर से भारी मात्रा में हेरोइन और हथियार बरामद किए गए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर एजेंसी जितनी भी यहाँ पर काम कर रही हैं वो लगातार आतंकवाद पर चोट कर रही हैं, चाहे आतंकी घटनाएं हो या फिर नार्को टेररिज्म हो या फिर कहा जाए नशे की तस्करी हो। इसको लेकर लगातार अभियान चलाया हुआ है। वहीं पुंछ में भी एक नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया है जिसमें 35 करोड़ की 7 किलो हेरोइन बरामद की है। वहीं कहा जाए तो उस जो तस्कर था, कुख्यात तस्कर था, उसके पास से 2.3 करोड़ की कैश भी बरामद की गई है। इसमें से 1500 अमेरिकी डॉलर भी मिले हैं। हालांकि कहा जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली थी, क्योंकि इसको जो कुख्यात तस्कर है रफी दाना उर्फ रफी लाला, उसके घर पर उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उसी की पूछताछ के बाद उसके घर पर जब तलाशी लेने गई जम्मू कश्मीर पुलिस और करीब 5 से 7 किलोमीटर पैदल चढ़कर एक अकेले घर में जब पुलिस पहुंची तो वहां पर मौजूद महिलाओं ने पुलिस को दरवाजा नहीं खोला और जब पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर जो जिस कमरे में ये कैश रखी हुई थी उसमें और हेरोइन रखी हुई थी उसमें उस दरवाजे को तोड़ा गया। उस दरवाजे में ताले लगा दिए गए थे। उस दरवाजे को जब तोड़ा गया तो अंदर कैश देखकर हर कोई भौचक्का रह गया कि इतनी मात्रा में कैश जो है यहाँ बरामद हुई है। तो उसके लिए मशीनें मंगवाई गई, करीब 7 मशीन वो मंगवाई गई और तब जाकर इन नोटों की गिनती शुरू की गई जो करीब 11:30 बजे तक चली रात के। और कहा जाए तो एक बड़ी कामयाबी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगी है और लगातार इस पर कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि
ये जो रफी लाला है, ये लगातार आतंकियों को जो कहा जाए तो इस हेरोइन को बेचकर आतंकियों को पैसा देता था, उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन इसके तार जो है वो पंजाब से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में जो कुछ जो पैसा निकाल के लाया गया है, ये पंजाब के फिरोजपुर के एक बैंक से निकाला गया है। और हालांकि पूछताछ में कई और अहम खुलासे होने अभी बाकी हैं, लेकिन इसके पास से कहा जाए तो 10 कारतूस, एक पिस्टल भी बरामद की गई है। और इसमें करीब 35 करोड़ की हेरोइन जो है उसकी कीमत बताई गई है। और रफी दाना को पुलिस ने जेल में बंद किया हुआ है। ये पहले चक्का बाग जो इलाका है पुंछ का, जहाँ से ट्रेड होता था, वहां पर ये एसपीओ के पद पर तैनात था। और वहां से ये लगातार सीमा पार से लगातार जो है वो नशे की तस्करी करता रहा है। फिर जब ये पकड़ा गया तो फिर छूटा, फिर उसके बाद इसने हथियारों की तस्करी जो वो शुरू कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। जी रविंद्र श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।